स्टूडेंट दोबारा एक नए वीडियो के साथ अपन लैब असिस्टेंट के सिलेबस के ऊपर यानी फिजिक्स के जो सिलेबस है उसके ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, कहाँ से क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, उसके ऊपर विशेष अपन यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन 11th और 12th दोनों का कंबाइंड आपका सिलेबस है। 10 टॉपिक हैं जिसको मैंने रेड कलर से आपको शो कर दिया है और इनके अंदर विशेष इनके ऊपर आपको फोकस करना है। वो किस किस पे फोकस करना है, देखो अपन ने यहाँ पे क्या है, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो ये चैप्टर आपका 7 है क्लास 11th में। 11th क्लास में चैप्टर नंबर 7 है। तो उसके ऊपर आपको ये कौन कौन से टॉपिक पे विशेष देखना है, वो है टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क क्या होता है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उस टाइम पे उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स की जगह अपन किसको लेते हैं, टॉर्क को। तो टॉर्क यहाँ पे आपको देखना है। इसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोशन में जो मोमेंटम होता है उसी तरह से एंगुलर जो मोशन होती है, जो रोटेशनल मोशन होती है, उसका मोमेंटम को शो करने के लिए अपन वर्ड लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। एल से डिनोट करते हैं, एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है mvr। इसके बाद में अपन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ से 2 या 1 क्वेश्चन आपका डेफिनेट आने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, हर कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो आपको भी यहाँ से देखने को मिलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। तो अब मैंने जहाँ जहाँ पे आपकी स्मार्ट स्टडी क्या होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है उसको पहले ही हिट लिस्ट में अपन क्या कर लो, डाउन कर दो, ताकि अपने दिमाग में ही रहे कि यहाँ से एक क्वेश्चन आए तो वो किसी भी हालत में अपना गलत नहीं होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर अपन क्या देखेंगे कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूविंग पोजीशन पे है तो वो मूविंग पे ही रहना चाहेगा और रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा। कब तक, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। और जो रोटेशनल मोशन में है, जैसे अर्थ है सन के चारों तरफ रोटेशन कर रहा है तो उसी को अपन किस में काउंट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर। ये एक टेंसर क्वांटिटी है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। इसके बाद में अपन सेकेंड टॉपिक की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में अपन क्या देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने देखो, फर्स्ट लॉ में क्या था कि कोई भी एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को तो वो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है, एक उसकी इंटरनल एनर्जी और एक उसका वर्क डन। इसके बाद में अपन बात करें हीट इंजन की। तो इंजन, हीट इंजन क्या होता है, जो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हीट को, जो एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में वो क्या कर देता है, बदल देता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, हीट इंजन। तो अपन इसको भी एक क्वेश्चन यहाँ पे इफिशिएंसी के ऊपर क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उस तरह से अपन क्या बोलेंगे कि हीट इंजन की जो इफिशिएंसी है वो क्या है, आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जस्ट अपोजिट वर्क करता है किसे, एसी। और रेफ्रिजरेटर क्या करते हैं, बाहर से अपन को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, जब जाके हीट का ट्रांसफर कोल्ड से हॉट की तरफ होता है। अदरवाइज हमेशा हीट का ट्रांसफर किधर होता है, हॉट से कोल्ड की तरफ होता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपन, ओसिलेशन। तो ओसिलेशन क्या होता है, तो ओसिलेशन देखो सेकंड लास्ट चैप्टर है अपना 11th क्लास का सेकंड बुक क्या, तो उसमें अपन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसकी एग्जाम्पल। तो यहाँ से भी एक डेफिनेट रूप से आपको क्वेश्चन मिलेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसके एग्जाम्पल हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम है, उसमें क्या देखा है कि मेन पोजिशन के लेफ्ट और राइट में आपकी क्या है, मोशन हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल पेंडुलम है, ड्राइव्ड। और आपका ये जो एग्जाम्पल है इसको ऊपर विशेष ध्यान में रखना है। एक रेजोनेंस की कंडीशन को भी देखना है, यानी कोई भी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, दोनों कंडीशन में सेम हो जाती है। अब यानी आपके सामने जैसे मोटर चल रही है, इलेक्ट्रिक मोटर, और टेबल के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसमें वाइब्रेशन होने लगते हैं। वो वाइब्रेशन और मोटर की जो फ्रीक्वेंसी वो दोनों की क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपके क्या हो जाता है कि ऐसी कंडीशन में आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, जिसको अपन क्या है डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं, लास्ट चैप्टर है अपना 11th क्लास का, वेव्स। वेव्स के अंदर अपन क्या देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव। तो उसके अंदर देखो कोई भी दो वेव आ रही हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे पे क्या हो रही हैं, सुपरपोज हो रही हैं। तो उस टाइम पे एम्पलीट्यूड कई जगह बढ़ जाता है और कई जगह घट जाता है। तो इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन में दो टाइप से, एक बार एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उसको वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और दूसरे में घट जाता है वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अपन यहाँ पे फिनोमेना अपन आगे चेक करेंगे। तो यहाँ के अलावा एक जो मेन जो क्वेश्चन आता है डॉपलर इफेक्ट, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है उसके ऊपर देखो अपन बात करें, जैसे साउंड सोर्स और आपका ऑब्जर्वर उसके बीच में जब रिलेटिव मोशन होती है तो उस टाइम पे आपको क्या देखना है कि उनके बीच में जो अपरेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे आपके सामने क्या है, एक ट्रेन आ रही है हॉर्न बजाते हुए, तो उस टाइम पे अपन क्या देखते हैं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, वो आपके सामने से पास आ रही है तो उस टाइम पे आपको फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा महसूस होती है। इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट को आपको क्या है विशेष ध्यान में रखना है। डॉपलर इफेक्ट को अपन बात कर रहे हैं 12th के टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो उसमें क्या बताया कि कोई भी दो चार्ज है उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, उसका कितनी वैल्यू लगेगी, कितना फोर्स लगेगा, उसने अपना लॉ दिया, उसके अपन क्या निकाल सकते हैं, कूलम्बिक जो लॉ है वो क्या है, लगने वाला जो फोर्स बताता है उन दोनों के बीच में वो फोर्स का जो फॉर्मूला वो क्या है आपका K Q1Q2/r²। तो इसकी भी अपन डिटेल से अपन स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके सामने आने वाला। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो वो फील्ड जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज लेकर आए तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस फील्ड को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और यहाँ के बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो है गाउस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन। तो एक थ्योरम पे और एक एप्लीकेशन पे यहाँ से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पक्का। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, गाउस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन। तो गाउस थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर कितने चार्ज हैं, उन सभी से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो सभी चार्ज का सम और एप्सिलॉन नॉट के बराबर, उन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। तो ये क्या है, गाउस थ्योरम है। और इसकी एप्लीकेशन देखो 4-5 एप्लीकेशन है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट, इसके बाद स्पेरिकल सेल और कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इन सभी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया जाता है वो इसकी सभी के अंदर क्या है, एप्लीकेशन आ जाती है। वहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये विशेष टॉपिक के ऊपर आपको फोकस रखना है। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर इसका काफ़ी रोल है। प्रैक्टिकल के अंदर देखो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको आना चाहिए किरचॉफ्स लॉ, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे भी करंट जाएगी वहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लागू होते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ पहला तो क्या है, किसी भी जंक्शन पॉइंट पे आने वाले करंट और जाने वाले करंट दोनों क्या होती हैं, बराबर। तो अपन क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी 0 ऑन ए जंक्शन पॉइंट। दूसरा अपन लॉ पढ़ते हैं वो क्या होता है कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर सम ऑफ वोल्टेज विल बी 0, यानी वोल्टेज ड्रॉप जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, तो वो वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी 0। तो पहला लॉ तो है वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, दूसरा लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। तो ये मैं शॉर्ट में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा बाद में वीडियो के अंदर। एक बार सिलेबस के अंदर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं इन टॉपिक्स की, ज़्यादा नहीं कर रहे। इसके बाद में अपन क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, व्हाइट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। तो देखो व्हाइट स्टोन ब्रिज क्या होता है, यानी एक 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, एक रेक्टेंगल की शेप में चारों को जोड़ दिया जाता है और वो चारों क्या है, बैलेंस कंडीशन में होते हैं। तो उस टाइम पे डायगोनल के ऊपर एक तरफ क्या है, गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, दूसरे डायगोनल के ऊपर बैटरी, स्विच और रियोस्टेट लगा दिए जाते हैं। तो जैसे ही अपन स्विच ऑन करेंगे तो दोनों पे पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, यानी वहाँ पे कोई करंट शो नहीं होता। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि जो व्हाइट स्टोन ब्रिज है उस टाइम पे बैलेंस कंडीशन में हो जाता है। तो PQ/RS वो एक बैलेंस कंडीशन है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज इसी के ऊपर जुड़ा हुआ है। मीटर ब्रिज कैसे बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक लेंथ 1 मीटर लंबा वायर लिया जाता है और ये मीटर ब्रिज किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, व्हाइट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। इसके वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, मीटर ब्रिज। तो इसके ज़्यादा सेंसिटिव है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, यानी पोटेंशियोमीटर में मीटर ब्रिज की बजाय 10 गुना बड़ा वायर ले लिया जाता है। इसका मतलब
वो ज़्यादा सेंसिटिव है किसकी बजाय, मीटर ब्रिज या कोई भी वोल्टमीटर एमीटर की बजाय। अपन यहाँ से पोटेंशियोमीटर से अपन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट को, इंटरनल रेजिस्टेंस को, आपका ईएमएफ, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, सारी की सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे पोटेंशियोमीटर से अपन क्या है सोल्व कर सकते हैं। तो आपकी एक्यूरेट जो रीडिंग देगा वो पोटेंशियोमीटर देता है सबसे एक्यूरेट रीडिंग। वोल्टमीटर एमीटर में क्या आ सकता है, एरर आ सकता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर के अंदर एरर की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत न के बराबर होती है। तो आपको सभी के अंदर सभी को ध्यान में रखना है, पोटेंशियोमीटर क्या है ज़्यादा सेंसिटिव है बजाय क्या है दूसरे इंस्ट्रूमेंट के, करेक्ट है। तो वहाँ से भी आपको क्या है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं किसकी भाई, ऑप्टिक्स के ऊपर बात करते हैं, जो कि अपनी क्या है सेकेंड बुक ऑफ 12th के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्टिक्स के ऊपर काफ़ी मैंने वीडियो बना रखे हैं, रे ऑप्टिक्स का वीडियो, और उनके अंदर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप अपन सभी देखते हैं बायो की लैब के अंदर, और वैसे भी देखते हैं कि छोटे जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनको देखने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का, और दूर की चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप का। तो उसकी कंस्ट्रक्शन, पूरी वर्किंग, क्या उसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है, वो सारी की सारी अपन ने क्या है वीडियो में डाल रखी है। तो आप उसको वॉच कर लें, तो एक क्वेश्चन वहाँ पे इन दोनों में से एक का क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। इंटरफेरेंस में क्या देखा था आपने कि आप क्या देखोगे कि दो वेव एक दूसरे सुपरपोज होते हुए सेम एम्पलीट्यूड में है, सेम फेज में है, एक दूसरे सुपरपोज हो रही हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे कुछ जगह इंटेंसिटी बढ़ जाती है और कुछ जगह इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। इसके बाद में डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, देखो डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले अपन क्या है, आपके हाथ में पेन है तो पेन को देखो ब्लफ की तरफ आप जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो इसकी जो छाया दिख रही है वो ब्लर हो रही है। तो यहाँ पे इसकी छाया में लाइट क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर होता जा रहा है। जैसे एरोप्लेन होता है तो एरोप्लेन की कभी भी इमेज नहीं बनती है अर्थ के ऊपर, आपने सभी ने देखा है। रीज़न क्या है कि लाइट उसकी छाया में क्या कर चुका है, इंटर कर चुका है। यानी ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है, लाइट क्या है इसके किनारों से टकराकर इसकी छाया में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन क्या है, लाइट की ट्रांसवर्स नेचर को शो करता है। यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट क्या रहते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, तो वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर ऑसिलेशन कर रहे हैं। तो इसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए अपन पोलराइजेशन का यूज़ करते हैं। उसकी ट्रांसवर्स नेचर है लाइट की, उसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है अभी, पोलराइजेशन। और पोलरियोमीटर यानी ये इसको मेजर करने का एक डिवाइस होता है जिसको अपन पोलरियोमीटर बोलते हैं। इन सभी को अपन एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना एटम। एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपन देखते हैं तो सबसे पहला जो मॉडल आया था थॉमसन मॉडल, उसके बाद रेदरफोर्ड मॉडल, उनके ऊपर कम ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो किसका है, बोर मॉडल का है। तो बोर मॉडल के 3 पोस्टुलेट हैं, वो उनके ऊपर विशेष ध्यान में रखना है। वो क्या है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जो ऑर्बिट कर रहा है आर रेडियस के सर्कल के अंदर, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस टाइम पे उसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं। एक तो कौन सा लग रहा है भाई, आपने देखा कुलाम्बिक फोर्स, और दूसरा कौन सा लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम, उसका इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्विंग कर रहा है, एंगुलर मोशन कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, थर्ड पोस्टुलेट की। तो थर्ड पोस्टुलेट में अपन क्या देखेंगे कि वहाँ पे कोई भी 2 कंटिन्यूस एनर्जी लेवल हैं, फर्स्ट और सेकंड, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो hν के बराबर होता है। ये 3 पोस्टुलेट से अपन रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, जो फ्रीक्वेंसी है, वो सारी चीज़ें अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो ये छोटा सा बोर मॉडल है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में न्यूक्लियाई के अंदर देखो मास डिफेक्ट एक छोटा सा फिनोमेना है। वहाँ पे अपन क्या देखते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास, सम ऑफ मास ज़्यादा होता है किसके बजाय, न्यूक्लियस के। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा मास यानी उसका डिफेक्ट आता है, जो डिफरेंस आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। यानी उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मास ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दोनों के मास क्या सम, और न्यूक्लियस के मास के सम, टोटल मास, उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, यानी न्यूक्लियस
के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और पर न्यूक्लियन वहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि यहाँ पे अपन क्या है, फेरस Fe की सबसे ज़्यादा होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको ये भी ध्यान में रखना है, एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है फेरस की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है, तो सबसे ज़्यादा Fe की होती है और वो होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, तो फिजन के अंदर क्या देखते हैं, एक हैवी एटम है वो 2 लाइट में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर 2 लाइट एटम है वो जुड़कर एक हैवी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्टर है और आपका एटम बम है। इसका एग्जांपल सन के अंदर हो रहा है, जो सन अपने को लाइट दे रहा है, सुबह से प्रकाश मिलता है, वो कुछ रिएक्शन की वजह से होता है, फ्यूजन की वजह से, राइट। तो ये छोटा सा फिनोमेना न्यूक्लियस का है। तो इसमें ये जो अंडरलाइन कर रखी है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरे चांसेज हैं। इसके बाद में आप देख रहे हो सेमीकंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे पीएन जंक्शन एक अपन ने वीडियो बना रखा है, पीएन जंक्शन हो उसको ध्यान से देखो। पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को जब अपन आपस में मिला देते हैं तो क्या फॉर्मेशन बन जाती है, पीएन जंक्शन बन जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में ट्रांजिस्टर का मतलब है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर पीएनपी और एनपीएन 2 टाइप के होते हैं, जिसको अपन क्या है सेमीकंडक्टर के अंदर ही अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल की जो लेटेस्ट जो बुक है वहाँ से ट्रांजिस्टर अवॉइड कर दिया है, इसको आपको पुरानी बुक के अंदर ही मिलेगा। इसके बाद लॉजिक गेट, डायोड एज ए रेक्टिफायर। लॉजिक गेट देखो और नॉट और एंड 3 फंडामेंटल गेट हैं। इसके बाद नोर और नैंड वो अलग से आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अपन बात करें रेक्टिफायर की, तो रेक्टिफायर क्या होता है, यानी एसी को वो डीसी में कन्वर्ट करने वाले जो डिवाइस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। 2 टाइप के होते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव क्या है, आधी वेव को क्या करता है, रेक्टिफिकेशन करता है, जबकि फुल वेव पूरी वेव को रेक्टिफिकेशन कर रहा है, तो पूरी वेव का वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो हाफ वेव की आपकी एफिशिएंसी होती है 41.6 और उसकी होती है 81.2। आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अपन आगे क्या है, फिल्टर का यूज़ करते हैं, जो उसको अपन डिटेल से पढ़ने के लिए आपको वीडियो देख लो। ये पूरे के अपन ने क्या है वीडियो अभी तक लेटेस्ट अपन ने चैनल पर डाल रखे हैं। अब जेनर डायोड लास्ट टॉपिक बचता है। जेनर डायोड ये भी एक अच्छा टॉपिक है, क्या काम आता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, जेनर डायोड का उपयोग है। तो आपको क्या याद रखना है कि अनरेगुलेटेड वोल्टेज है उसको रेगुलेट करने के लिए जेनर डायोड का यूज करते हैं। तो ये अपन यहाँ पे एक छोटी सी जो अंडरलाइन कर रखी है, इसको आप क्या है स्क्रीनशॉट लेकर पूरी तरीके से स्टडीज करो। स्मार्ट स्टडी जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को पक्का मिलेगा। और कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे उसके लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। जितने भी अच्छे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो भी एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी के ऊपर अपन स्टडी डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक का वीडियो अपन अपलोड करेंगे। फिलहाल शुरुआत की है आज सिलेबस के साथ, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है तो ग्रुप के ऊपर हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, कोई भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।